गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और टीजीटी क्लासेस के लिए कॉमर्स सेक्शन का बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। एक वीडियो इसका पहले रिकॉर्ड हो चुका है। आज हम कवर करेंगे बिजनेस स्टडी के जो नेक्स्ट मॉड्यूल हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, उनके जो मेन पॉइंटर्स हैं और कुछ एक क्वेश्चंस। सो बेसिकली इसमें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ +1 की चैप्टर 5th to 8th। ये 4 चैप्टर्स जो है वो आज इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। चलो तो इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ में कुछ न्यू टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे B2B, B2C, C2B, ये सारी चीज़ें क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस की। ये B2B क्या होता है? बिजनेस दैट सेल्स देयर प्रोडक्ट टू अदर कंपनीज। जब कोई एक बिजनेस यानी एक कंपनी अपना प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी को सेल आउट करता है, उसको बोलते हैं B2B, यानी कि दोनों कंपनीज हैं, दोनों बिजनेस इसमें डील कर रहे हैं। देन होता है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। व्हेन समवन बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम एन ऑनलाइन रिटेलर, यू आर डूइंग बिजनेस विद द कंज्यूमर। सो जब भी आप किसी ऑनलाइन रिटेलर से सामान खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें एक बिजनेस अपने कंज्यूमर को डायरेक्टली सामान जो है वो बेच रहा है। देन हमारे पास आता है C2B यानी कि जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें क्या होता है? एन इंडिविजुअल कंज्यूमर सेलिंग टू द बिजनेस और कंपनी। जब कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है, वो बिजनेस को, किसी बिजनेस को सेल करता है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं C2B। देन C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब कोई गुड्स या सर्विसेज की सेल होती है एक कंज्यूमर के द्वारा दूसरे कंज्यूमर को, ठीक है। बेसिकली जैसे कोई ओल्ड आइटम्स है, कोई अपना ओल्ड आइटम खरीदी हुई है, उसको सेल आउट करता है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, क्योंकि बनाई किसी ने है, फर्स्ट कंज्यूमर ने परचेज किया पहले, अब उसको सेल आउट कर रहा है। जैसे OLX पे आप सामान बेचते हैं। देन हमारे पास है B2A यानी बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक बिजनेस गवर्नमेंट एजेंसीज या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सेल आउट करता है चीज़ें। देन इसका ऑपोजिट होता है C2A यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एक कंज्यूमर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ई कॉमर्स करता है, यानी कि इसमें बिजनेस जो है वो इंडिविजुअल का गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ होता है बाया इंटरनेट। सो ये हमारे पास कुछ एक चीज़ें हैं, B2B, B2C, C2B, C2C, B2A और C2A। ये सबको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर हो जाएंगी, आपको इसमें क्लैरिटी आ जाएगी, तो नेक्स्ट जो भी इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे अब ये क्वेश्चन है आपका जो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में आता है कि सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थ्रू flipkart.com और eBay कॉमर्स इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये किस प्रकार की बिजनेस ट्रांजैक्शन है? C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये चीज़ें बेची जा रही हैं। देन हमारे पास है B2C वेरिएंट ऑफ ई कॉमर्स एनेबल बिजनेस टू गेट इन टच विद। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर। देन देखिए VPN की फुल फॉर्म। VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देन एक क्वेश्चन और है इसमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शनल रिस्क। ट्रांजैक्शनल रिस्क क्या होती हैं? जैसे कि कोई ऑर्डर टेकिंग में डिफेक्ट आ गया, या पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो गया, या डिलीवरी में डिफ़ॉल्ट हो गया, उनको बोलते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क। लेकिन हैकिंग जो है वो एक ट्रांजैक्शनल रिस्क नहीं है। देखिए, लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। जो ई बिजनेस होता है हमारा, यानी कि जो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, उसकी लिमिटेशन क्या होती है? एक फर्स्ट होता है एथिकल फॉलोआउट्स हो सकते हैं इसमें। देन रिस्क होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं ऑनलाइन बिजनेस में। कुछ साइट्स बना दी जाती हैं जिस पे कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑफर्स देख के, और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा परचेज करते हैं, लेकिन वो चीज़ डिलीवर ही नहीं होती है। देन लो पर्सन टच, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति से इंटरेक्ट नहीं करता है, अपना वेबसाइट पे जाके ही कॉमर्स किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लो पर्सनल टच। एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस। एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस होती है जैसे ऑनलाइन बिडिंग, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो ई बिजनेस की
एप्लीकेशन नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो ई बिजनेस की एप्लीकेशन नहीं है। ऑनलाइन बिडिंग, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है ये सारे ई बिजनेस की एप्लीकेशन हैं। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग शेयर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज। सो ऑनलाइन बाइंग या सेलिंग जब आप शेयर्स की या किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की करते हैं तो उसको हम कहते हैं ई ट्रेडिंग। देखिए उसके बाद हमारे पास दूसरा जो चैप्टर है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, यानी कि जो भी बिजनेस होता है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या चीज़ें हैं। सो देखिए सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो है टू पे टैक्स रेगुलरली एंड ऑनेस्टली टू द गवर्नमेंट। पहला एथिक है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एथिक है कि पे टैक्स रेगुलरली एंड ऑनेस्टली टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो टैक्सेस बनते हैं आपके वो रेगुलर पे किए जाएं और ईमानदारी से पे किए जाएं। दूसरा है प्रोवाइड फेयर रिटर्न टू शेयर होल्डर, कि जो भी आपके शेयर होल्डर हैं उनको फेयर रिटर्न प्रोवाइड किया जाए, यानी कि ईमानदारी से उनका जो प्रॉफिट शेयर होता है वो उनको दिया जाए। बिजनेस एथिक्स आर इम्पोर्टेंट टू बिल्ड, तो जो बिजनेस एथिक्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। सो बिल्ड गुड ब्रांड, अगर अच्छे बिजनेस एथिक्स हैं तो आपका जो ब्रांड है वो एक अच्छा ब्रांड बनेगा। देन इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, अगर आपके बिजनेस एथिक्स अच्छे हैं तो जो आप कंज्यूमर का बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि वो आपका ही प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू अनदर ऑप्शंस इन द मार्केट। देन इट ऑल्सो मोटिवेट एम्प्लॉयज़, जो बिजनेस एथिक्स होते हैं वो एम्प्लॉय को भी मोटिवेट करते हैं क्योंकि उसे लगता है कि उसको रिस्पेक्ट मिल रही है और उसको जितना भी वो काम करता है उसके हिसाब से उसको अच्छा अमाउंट पे आउट हो रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। देन हमारे पास आता है कि जो बिजनेस एथिक्स हैं वो मैनेजमेंट के किस किस लेवल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो बिजनेस एथिक्स जो है वो मैनेजमेंट के सभी लेवल्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल मैनेजमेंट हो या बॉटम मैनेजमेंट हो, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उनके लिए बिजनेस एथिक्स जरूरी हैं। देन हमारे पास आता है कि जो बिजनेस पीपल होते हैं दे हैव स्किल्स टू इन्वॉल्व सम सोशल प्रॉब्लम्स। जो बिजनेस पीपल होते हैं वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। जैसे जितने भी आप बिजनेसमैन देखेंगे वो कहीं ना कहीं डोनेशन करते हैं, किसी न किसी सोशल प्रॉब्लम के साथ वो जुड़े होते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को समाप्त कर सकें। देखिए जो एथिक वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक से, तो एक ग्रीक वर्ड है और एथिक्स। देन नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस ड्यू टू बोथ फर्म एंड सोसाइटी इंटरेस्ट। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जो नीड अराइज होती है वो दोनों तरफ से होती है, फर्म के लिए भी, जो भी हमारी कंपनियां फर्म्स हैं उनके लिए भी, और सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो जरूरी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक ब्रॉडर और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ब्रॉडर और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन हमारे पास आता है एडीआर। एडीआर क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है, ये यूएसए द्वारा इशू की जाती हैं। एक प्रश्न जो नॉर्मली पेपरों में आता है, एग्जाम्स में आ सकता है, वो आपको आता है कि इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शंस होती हैं सीआरआर, एसएलआर, एडीआर या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है। सो सीआरआर और एसएलआर आरबीआई के फंक्शंस हैं, एडीआर नहीं है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है रनिंग ऑफ फैक्ट्रीज एंड व्हीकल कॉज नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन। जो हमारे फैक्ट्रीज और व्हीकल होते हैं उनको रन करने में नॉइज यानी ध्वनि प्रदूषण और एयर प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण जो है वो होता है। फंड्स रिक्वायर्ड टू बाय करंट एसेट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो फंड्स हमें रिक्वायर होते हैं करंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, करंट एसेट्स को खरीदने के लिए जो हमें फंड्स चाहिए होते हैं उनको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। प्रोवाइडिंग डोनेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अ डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रोवाइडिंग डोनेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एक वॉलंटियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक वॉलंटरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दी जाए फर्म के द्वारा। देन फॉलोइंग लॉ एंड लॉ ऑफ लैंड इज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही है कि जो भी लॉ ऑफ लैंड है यानी कि उस जहाँ जिस देश में वो फर्म एस्टेब्लिश है हमारी,
या कोई कंपनी काम कर रही है उस जगह का जो लॉ है उसको फॉलो करना एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पेक्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट एंड डिग्निटी ड्यूरिंग एडवर्टीजमेंट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी एडवर्टीजमेंट की जाए तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स और डिग्निटी को ध्यान में रखना चाहिए, ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन हमारे पास थर्ड चैप्टर आता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं। डिविडेंड पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर फिक्स्ड फिगर एंड और परसेंट। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको जो डिविडेंड पे किया जाता है वो फिक्स्ड होता है या वो वेरिएबल होता है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको जो डिविडेंड पे किया जाता है वो एक फिक्स्ड फिगर होती है या फिक्स्ड परसेंटेज होती है, मार्केट के अप एंड डाउन पे निर्भर नहीं होती है। सो ठीक है। इफ द कंपनी एंटर बैंक्रप्सी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर आर एंटाइटल्ड टू बी पेड फ्रॉम द कंपनी एसेट्स बिफोर कॉमन स्टेक होल्डर। देखिए ये चीज समझने वाली है। कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं जिनका प्रॉफिट या लॉस मार्केट कंडीशंस पे होता है, और ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं अगर कंपनी बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है तो पहले इनका पे आउट किया जाता है, उसके बाद कॉमन स्टॉक होल्डर को पे किया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी होती है अ कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी इफ इट हैज कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी। अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को के ऊपर कंट्रोल कर लेती है तो उसको कहते हैं हम होल्डिंग कंपनी। देखिए अनदर क्वेश्चन आता है कि एक प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए। सो अ प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपया होना चाहिए। उसके बाद होता है कि प्रोस्पेक्टस जो है वो पब्लिक को कितने दिनों के भीतर इशू कर दिए जाने चाहिए। सो ये 90 डेज के बीच इशू कर देने चाहिए। प्रोस्पेक्टस होता क्या है? इट इज एन असेंशियल डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट दैट अ कंपनी हैज टू इशू एट द टाइम ऑफ इशूइंग इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक। यानी कि जब भी कोई कंपनी एक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक के लिए इशू करती है तो एक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट जो है वो उसको पब्लिश करना होता है या सेंड करना होता है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार वैल्यू ऑफ अ शेयर इज नोन एज फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। कई बार क्वेश्चन आता है आपको कि फेस वैल्यू क्या होती है, पार वैल्यू क्या होती है, तो दोनों ही पार वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही चीज है। ये क्या होता है? द प्राइस एट विच यू परचेज द शेयर फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी। जिस प्राइस पे आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर को खरीदते हैं उसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू या पार वैल्यू। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज साइंड बाय सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। देखिए ये क्वेश्चन आपको आता है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो किसके द्वारा साइन किया जाता है। सो ये साइन किया जाता है सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम के द्वारा। अब बात आती है सब्सक्राइबर होता क्या है। अ सब्सक्राइबर इन अ कंपनी इज एन ओरिजिनल एंड वन ऑफ द फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो जो भी ओरिजिनल या फर्स्ट शेयर होल्डर होता है कंपनी का उसको बोलते हैं सब्सक्राइबर। यानी कि जब कंपनी अपना शेयर मार्केट में उतारती है तो जिसको खरीदते हैं सबसे पहले जो शेयर किसी ने खरीदा है उसको कहा जाता है सब्सक्राइबर, और उसे जो भी उसकी एसोसिएशन है यानी कि जो भी हमारी लीगल फॉर्मेलिटी जिसको हम बोलते हैं कि यू अग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, वही एक तरह से समझ सकते हैं आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एप्लीकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी इज मेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। देखिए जब भी आप कंपनी कोई भी एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए जो उसके रजिस्ट्रेशन, उसके नाम की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी एप्लीकेशन भेजी जाती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कि हम इस नाम की कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सो एप्लीकेशन जो है वो मेड की जाती है। इनकी एप्लीकेशन जो है वो आ, जिसको आप बोल सकते हैं कि किसको संबोधित की करते हैं एप्लीकेशन लिखते समय। सो एप्लीकेशन जो है वो कंपनी के रजिस्ट्रार यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होता है उसको एप्लीकेशन लिखते हैं हम कि हमारी कंपनी को ये नाम चाहिए। देखिए उसके बाद आता है आपका कि जो सेक्शन 12 है ऑफ कंपनी एक्ट्स वो किस चीज़ से संबंधित है। सो सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है वो डील करता है इनकॉर्पोरेशन से। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इजीली ट्रांसफर्ड। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स जो है वो इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। देखिए आपको इसमें जो जो लाइन मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे ही याद कर लेनी है। अगर आप इन लाइंस को वन लाइनर्स को याद कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं टीजीटी कमीशन में।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बिजनेस फाइनेंस में की अवेलेबिलिटी कहाँ से होती है, कैसे उसको फाइनेंस जो है वो मिलता है बिजनेस के लिए। तो देखिए जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनको तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। बेसिस ओरिजिन कि उनका सोर्स क्या है, कहाँ से आए, देन पीरियड कितने पीरियड के लिए हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और ओनरशिप कि किसका पैसा है, ये ओनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल है, कहाँ से आया है पैसा। ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं किसी भी बिजनेस के। उसके बाद हमारे पास आता है कि IFCI यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। सो ये जुलाई 1948 में एस्टेब्लिश हुई है। 2019 के नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, IFCI जो है वो कब स्थापना हुई उसकी। देन ट्रेड क्रेडिट्स क्या होते हैं, ट्रेड क्रेडिट्स जो है एक शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है GDR। सो GDR का फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये उसी तरह से है जैसे ADR है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। उसके बाद हमारे पास आता है कि शेयर कैपिटल क्या होती है, मनी ऑब्टेन्ड बाय इशूइंग शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। सो शेयर्स को इशू करके जो मनी इकट्ठी की जाती है उसको कहते हैं हम शेयर कैपिटल। देन हमारे पास आता है ICICI की स्थापना कब हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नेट इकोनॉमिक्स 2019 में आया था। मैच द फॉलोइंग में थे दोनों ही क्वेश्चन, IFCI भी और ICICI भी। ICICI की स्थापना हुई थी 1955 में और इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न आता है, लीज क्या होती है। सो लीज इज एन अग्रीमेंट टू यूज एन एसेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि लीज एक एग्रीमेंट है जिसमें एक एसेट को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। दो चीजें इसमें, एक एसेट है और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इन दोनों चीजों के लिए एक एग्रीमेंट है। देन टर्म रीडीमेबल इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पेपर। तो देखिए ये हमारे पास आया कि ये कमर्शियल पेपर्स जो है वो क्या होते हैं, और इनको रिडीमेबल रिडीम किया जा सकता है। सो बेसिकली कमर्शियल पेपर होते हैं जैसे चेक है, चेक या ड्राफ्ट होते हैं, उनको कमर्शियल पेपर कहा जा सकता है, उसको हम रिडीम कर सकते हैं, यानी कि उन पेपर के बदले हमें पैसा जो है वो रिडीम हो सकता है। बोरोड फंड किसे कहते हैं, फंड रेज थ्रू लोन एंड बोरोइंग और कॉल्ड बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स होते हैं जो फंड्स हमने रेज किए होते हैं लोन या बोरोइंग करके, उधार लेके या लोन लेके जो फंड्स रेज होते हैं उनको कहा जाता है बोरोड फंड्स। देन LIC वॉज सेटअप इन, LIC की स्थापना कब हुई, 1956 में। देन हमारे पास आता है डिवेंचर्स आर कॉल्ड लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि लोन कैपिटल ऑफ कंपनी आर ऑल्सो नोन एज, तो डिवेंचर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, और बेसिकली डिवेंचर्स होते क्या हैं, अ लॉन्ग टर्म लोन दैट अ कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट रेजेस फ्रॉम द पब्लिक फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो डिवेंचर्स जो होते हैं वो जो कंपनी होती है या सरकार होती है वो लोगों से लॉन्ग टर्म लोन लेती है कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम डिवेंचर्स। देन डिविडेंड इज पेड ओनली ऑन शेयर, डिविडेंड जो होते हैं वो केवल शेयरों पे, शेयर्स पे ही पे किए जाते हैं। देखिए ये टर्म सारी आपने सुनी होगी, शेयर्स, डिविडेंड, डिवेंचर्स, ये सारे ही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं थोड़े। तो डिविडेंड जो है वो केवल शेयर्स पे ही पे आउट किए जाते हैं। उसके बाद है मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ कमर्शियल पेपर इज यूजुअली रेंजेस बिटवीन, जो मैच्योरिटी पीरियड होता है किसी कमर्शियल पेपर का, यानी कि जो प्रोसिमरी नोट्स होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं, चेक्स होते हैं या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, वो नॉर्मली जो उनकी जो डे रेंज होती है वो 90 टू 365 डेज होती है, इसमें उसको मैच्योर हो जाते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है इन्वेस्टर हु विश स्टेडी इनकम प्रेफर बॉन्ड्स एंड डिवेंचर बट नॉट इक्विटी शेयर्स। देखिए जो इन्वेस्टर, ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्टेडी इनकम प्रेफर करते हैं, यानी कि निरंतर इनकम आती रहे, कम रिस्क पे, प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन यह है कि स्टेडी इनकम आती रहती है। तो जो इन्वेस्टर स्टेडी इनकम में इंटरेस्टेड होते हैं वो प्रेफर करते हैं बॉन्ड्स और डिवेंचर को, बट वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि इक्विटी शेयर जो होते हैं वो काफ़ी
रिस्क कैरिंग होते हैं। सो ये क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके चैप्टर 5 to 8 में थे, 5, 6, 7, 8 चैप्टर में थे बिजनेस स्टडी +1 में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर क्वेश्चंस करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर बच के हैं हमारे 4 चैप्टर्स, उनको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें से अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप जो है कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।